Hey folks, our today's topic is drafting, pleading and conveyance. ड्राफ्टिंग क्या होता है, प्लीडिंग क्या होता है और कन्वेंस क्या होता है, इन तीनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे. लाइक ड्राफ्टिंग के एसेंशियल्स क्या हैं, प्लीडिंग के एसेंशियल्स क्या हैं और कन्वेंस के एसेंशियल्स क्या हैं, इन तीनों चीज़ों में क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. सबसे पहले शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग से. ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरे पास एक PDF रेडी किया है मैंने खुद के. मैंने PDF रेडी किया हुआ है, वो PDF मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. सो सब शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग से कि ड्राफ्टिंग क्या होता है. सो ड्राफ्टिंग का मीनिंग जानते हैं पहले. सो ड्राफ्टिंग इन लीगल सेंस मीन्स एन एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड एक्सेट्रा. सो ये जो ड्राफ्टिंग होता है, ये होता है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट. जो एक लीगल आपके पास, फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, आपको एक एग्रीमेंट बनाना है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में. तो आपके पास मिस्टर ए और मिस्टर बी ने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया, लाइक मुझे इस चीज़ों के लिए मुझे एक एग्रीमेंट बना के चाहिए. आपने बोला ओके, उन्होंने इन्फॉर्मेशन सारे आपको दे दिए. अब आप जो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को एक लीगल स्ट्रक्चर देने वाले हो. तो वो लीगल स्ट्रक्चर देने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को ही ड्राफ्टिंग बोलते हैं. उस प्रोसेस, जो वो प्रोसेस है ना, आपके पास इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन से आप जो लीगल स्ट्रक्चर दे रहे हो, उस लीगल स्ट्रक्चर देने को ही, उस इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चराइज करने को ही ड्राफ्टिंग बोलते हैं. उसको ड्राफ्टिंग कहा जाता है. सो दूसरी चीज़, अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग कैन नॉट बी रियलाइज्ड अनलेस द नेक्सस बिटवीन द लॉ, द फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज इज फुल्ली अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड. इट मीन्स आप जो ड्राफ्ट कर रहे हो, जो आप स्ट्रक्चर दे रहे हो, आप स्ट्रक्चर उसको ऐसे दो कि जिसके लिए आप बना रहे हो, मिस्टर ए और मिस्टर बी को एटलीस्ट वो समझ में आना चाहिए. आप एकदम बहुत ज़्यादा ही एकदम लैंग्वेज ऐसा मत रखो कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है, आपके पार्टी को ही समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो. लाइक अगर आपके जो क्लाइंट हैं वो लेमैन है, क्लाइंट्स तो यूजुअली लेमैन ही होते हैं. अब क्लाइंट्स हैं आपके, तो जो क्लाइंट्स हैं ऐसे आप ड्राफ्ट आपका ऐसा होना चाहिए ना कि उनको समझ में आए, उनके लिए इजी हो समझना. और वो अगर वो किसी और को दे, वो ड्राफ्ट वो किसी और को शेयर करे, तो उनको भी वो समझने में इजी हो. आपका ड्राफ्ट, आपका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए. दूसरी चीज़, व्हाट इज मीन बाय ड्राफ्टिंग. सो ड्राफ्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग योर असाइनमेंट्स. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इट इज एन प्रोसेस. ड्राफ्टिंग इज अ प्रोसेस. So drafting is a process of creating your assignment. The drafting phase of the writing process can take up quite a bit of time. Like जो आप स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर देने वाले हो, वो लीगल स्ट्रक्चर को देने में आपको कुछ टाइम लगेगा. आपको टाइम दे के ही करना पड़ेगा. आपको सोच के समझ के चीज़ों को प्रिसाइजली करना पड़ेगा. आप ऐसे नहीं कर सकते. अगर आप कोई ड्राफ्ट बना रहे हो, तो अगर आप ड्राफ्ट, किसी को आपने ड्राफ्ट बना के दिया और वो ड्राफ्ट का दो मतलब निकल रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए. आप जो ड्राफ्ट कर रहे हो ना, आप जो इंटेंशन से ड्राफ्ट कर रहे हो, अगर कोई उस चीज़ को पढ़े तो उसको वो इंटेंशन समझ में आना चाहिए. आपका ड्राफ्ट वैसा होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी चीज़ ड्राफ्ट किया ना, तो आपका ड्राफ्ट ऐसा होना चाहिए कि जैसे समझ लो आपने कोई ड्राफ्ट किया, या फिर आपने एक लेटर लिखा. लेटर लिखने को भी ड्राफ्टिंग ही कहेंगे. अगर आपने एक लेटर लिखा और लेटर लिख के मुझे दिया, और अब लेटर मैंने पढ़ा, तो उससे मैंने दो कंटेंशंस निकाल ली कि शायद ये कहना चाह रहे हैं या फिर ये कहना चाह रहे हैं. तो ये गलत हो जाएगा. जो ड्राफ्ट होता है ना, आप उसको ऐसा करो, आप उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को एक ऐसा स्ट्रक्चर दो कि अगर कोई पढ़े ना, तो आपका इंटेंशन उसको समझ में आना चाहिए कि आप उस ड्राफ्ट से कहना क्या चाहते थे. तीसरी चीज़, डिफरेंस बिटवीन लीगल राइटिंग एंड लीगल ड्राफ्टिंग. अभी लीगल राइटिंग क्या होता है और लीगल ड्राफ्टिंग क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे. सो लीगल राइटिंग टिपिकली डील्स विथ परसेसिव डॉक्यूमेंट्स सच एज कोर्ट ब्रीफ, लीगल लेटर. लीगल ड्राफ्टिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट. They are both equally important in legal practice. Legal writing is an important skill need in every practice area of law. अब लीगल राइटिंग क्या है? लीगल राइटिंग वो चीज़ है जो आप
कोर्ट ब्रीफ, लाइक अगर आप प्रैक्टिशनर हो, लीगल प्रैक्टिशनर हो, तो आप क्या करोगे आपका जो लीगल राइटिंग होगा ना वो कोर्ट ब्रीफ्स बनाने के लिए काम आएगा। अब कोर्ट ब्रीफ क्या हो गया, लाइक अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर एक केस फाइल किया, तो जो केस फाइल किया ना उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना उसको कोर्ट ब्रीफ बोलते हैं। अब कोर्ट ब्रीफ में क्या क्या जाएगा, कोर्ट ब्रीफ में होता है अगर आपने सिविल मैटर किया है तो एक सूट जाएगा, उसका रिटन स्टेटमेंट जाएगा, उसके अगर उसने उसका कुछ रिजॉइंडर वगैरह फाइल किया है तो वो जाएगा। मतलब एक सीक्वेंस होता है ना, चीफ होगा तो चीफ जाएगा, मतलब एक ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं। चीफ होगा तो चीफ आएगा, क्रॉस होएगा तो क्रॉस होगा, जितनी भी चीज़ें होंगी जहाँ तक आपका प्रोसीजर पहुँचा होगा वो सारी चीज़ें होंगी कोड ब्रीफ में। तो उन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने को लीगल राइटिंग बोलते हैं। अब लीगल ड्राफ्टिंग क्या हो गया, लीगल ड्राफ्टिंग में आता है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट ये सब भी बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रैक्टिशनर हो तो। ये भी एक स्किल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लीगल प्रैक्टिशनर हो तो। Why it is called drafting? इसको ड्राफ्टिंग ही क्यों कहा जाता है? So the word draft goes back to the Middle English and is related to Old English dragon means to pull, draw. It means मैंने आपको जो बताया ना कि it is a process। इसको ड्राफ्ट क्यों कहा जाता है? ड्राफ्ट इसके लिए कहा जाता है क्योंकि हम किसी की इन्फॉर्मेशन, किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया है, उस इन्फॉर्मेशन से हम कोई स्केच ड्रॉ करते हैं। हम स्केच कैसे ड्रॉ करते हैं? स्केच ड्रॉ करने के पहले हमको क्या करना पड़ता है, पहले एक सोचना पड़ता है, एक इमेजिन करना पड़ता है कि मुझे ये स्केच बनाना है। तो स्केच बनाने के पहले अपने दिमाग में एक स्केच ऑलरेडी बना हुआ रहता है, हमको सिर्फ उसको पेपर पे या फिर वॉटेवर जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर उतारना होता है। तो मैंने एक सोच लिया कि मुझे किसी चीज़ का स्केच बनाना है, तो स्केच बनाने के पहले मेरे दिमाग में वो चीज़ ऑलरेडी बनी हुई रहती है। तो अब जब मैंने वो स्केच दिमाग में बनाया हुआ है तो मुझे सिर्फ वो पेपर पे उतारना है। तो ड्राफ्टिंग भी सेम होता है, सेम ड्राफ्ट भी ऐसे ही होता है। अगर आपके पास किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया कि मुझे ऐसे ऐसे करके किसी के ऊपर एक केस फाइल करना है, उसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले आप दिमाग में ही एक वो केस का फ्रेम कर लोगे कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये कंटेंट डालूंगा, ये प्रेयर्स मांगूंगा, ये सारी रिलीफ मुझे चाहिए, ये मुझे इंटरिम रिलीफ चाहिए, ये मुझे एडेंटरिम रिलीफ चाहिए, ये मुझे मेन प्रेयर है मेरा, ये मेरा मेन रिलीफ है। ये सब चीज़ें आपको पहले से ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो आप जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आप ड्राफ्ट नहीं कर पाओगे। सो कहाँ पे आ गए हम लोग कि क्यों इसको ड्राफ्टिंग कहते हैं? क्योंकि हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। ड्राफ्ट जो होता है उसको ड्रॉ करना ही बोलते हैं। ड्राफ्ट को भी हमको ड्रॉ ही करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन हमको मिला, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में स्टोरी मुझे बनानी है। अब ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया कि समझ लो कि मैं हूँ और मेरा भाई है। मेरे भाई ने मतलब मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, और पिताजी की प्रॉपर्टी में कैसा हो गया कि मेरे भाई ने बोला कि मैं तुमको इसमें से हिस्सा नहीं दूंगा, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं बनता, जो है सब मेरा है। वो मेरा बड़ा भाई था, उसने बोला कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा तुमको, जो है सब मेरा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कोर्ट में केस करने। अब कोर्ट में केस करने के पहले मुझे सबसे पहले एडवोकेट ढूंढना पड़ेगा। अब मैं एडवोकेट के पास जब गया तो उनको मैंने सारी स्टोरी बताई, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपका ये प्रॉब्लम है ना, तो ये प्रॉब्लम से ये ABCD ये 4 सॉल्यूशंस है आपके पास, आपको किस में जाना है। सबसे पहले क्या होता है इसमें मालूम है, अभी केस ड्रॉ करने के पहले जैसे मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि मुझे घर में हिस्सा चाहिए, मुझे घर में हिस्सा नहीं मिल रहा है। अब घर में हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें मांगनी पड़ेगी, कोर्ट से मुझे क्या क्या रिलीफ मांगना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा। जो आपके रिलीफ्स है ना वो बहुत प्रिसाइजली आपको मांगने पड़ेंगे, क्योंकि आप कोर्ट को जो मांगोगे आपको वही चीज़ मिलेगी। कोर्ट आपको एक्स्ट्रा नहीं देगी कोई चीज़। तो आपके ड्राफ्ट में जो चीज़ आपने मांगी होगी ना, आपके प्रेयर्स में आपने जो चीज़ें मांगी होगी, आपको कोर्ट वही चीज़ें ग्रांट करेगा। इसीलिए इसको ड्राफ्टिंग कहा जाता है, क्योंकि इसको हमको ड्रॉ करना पड़ता है। लाइक जैसे स्केच ड्रॉ करते हैं ना, वैसे भी ड्राफ्ट को भी ड्रॉ करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो, जैसे मैं कोई कंटेंशन लिख रहा हूँ ड्राफ्ट में, जैसे मैं कोई एक ड्राफ्ट मैंने प्रिपेयर किया, और जब ड्राफ्ट मैंने प्रिपेयर किया उससे, जैसे मैंने आपको बताया कि उससे 2 कंटेंशन निकल रहे हैं। मैंने अगर बोला कि XYZ कुछ भी बोला, ऐसे कुछ बातें बोली जिससे 2 मीनिंग निकल रहे हैं। अगर किसी बात का 2 मीनिंग निकल रहा है तो जज समझेगा कैसे?
जज कैसे समझेंगे या फिर एडवोकेट कैसे समझेंगे, जिसके अगेंस्ट में मैंने केस किया है वो कैसे समझेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जब आप कोई चीज़ ड्राफ्ट करते हो तो आपको इतना प्रिसाइज वर्ड्स चूज़ करना है ना, आपके जो वर्ड्स होने चाहिए वो भी इतने प्रिसाइज होने चाहिए ना कि उसके दो मीनिंग ना निकले। जो आपका इंटेंशन है वही चीज़ आप सामने वाले को समझा पाओ। जैसे आपके पास कोई अगर केस आएगा तो आप एक चीज़ें सोचते होगे ना कि लाइक मैं ये तरीका अपनाऊंगा तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो जो तरीका है या फिर आप जो सोच रहे हो वो चीज़ दूसरे के दिमाग में डालना, ये जो इसी चीज़ को यही चीज़ को ड्राफ्टिंग बोलते हैं। अब ये चीज़ आप समझो कि जो मैंने सोच रहा हूँ, जो मैंने एक स्टोरी बना ली है कि मैं ये ऐसे जाऊँगा तो मैं सही जगह पे पहुँचूँगा, तो वो जो ये जो रास्ता है ना कि हाँ मुझे ऐसे ही जाना है, वो चीज़ सामने वाले को समझ में आनी चाहिए कि ये बंदा ऐसे जा रहा है और ये बंदा ये चीज़ें कर रहा है, इसने ये मुझे चीज़ें कहना चाह रहा है। जब जज को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो एडवोकेट साहब है वो मुझे ये बताना चाह रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे मुझे करना क्या होता है, मुझे यही करना होता है कि मुझे जज को समझाना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वो कंटेंशन मेरा ड्राफ्ट से ही क्लियर हो गया तो मुझे बोलना कम पड़ सकता है, मेरा केस स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो सकता है, ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी चौथी चीज़ है, व्हाई इज ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट इन लॉ। So legal drafting is important as it ensure that the legal document is structured properly। जो मैंने आपको बोला कि लीगल ड्राफ्टिंग इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। लॉ में लीगल ड्राफ्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हों, एक फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हो, उस तरीके से लिखे हो। लाइक पहले पार्टीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन हो, उसके बाद में ब्रीफ फैक्ट्स हों, उसके बाद में फिर जो आपके रिलेवेंट जजमेंट्स वगैरह होंगे वो हों, उसके बाद फिर कंक्लूजन हो, उसके बाद में फिर प्रेयर्स हों। ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इन द सेंस ये एक स्ट्रक्चर्ड है। यही स्ट्रक्चर में चीज़ें आपको फिल करनी है। अब फिल कैसे करोगे, अगर आपके पास स्टोरी होगी तब तो आप फिल करोगे, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी स्टोरी बनाना है, और स्टोरी बनाने के पहले आपको प्रेयर पहले सोचना है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप कोई लीगल ड्राफ्ट कर पाओगे। जब आपको, क्योंकि कैसा होता है, अगर मुझे पता होगा कि मुझे यहाँ से, समझ लो मैं अगर मुंबई में हूँ तो मुंबई से मुझे कश्मीर जाना है, अगर मुझे पता होगा कि मुझे कश्मीर जाना है तभी तो मैं स्टेशन पे जाके ट्रेन ढूंढूंगा। अगर मैं ऐसे निकल गया कि कहीं जाना है तो मैं कहीं भी पहुँच जाऊँगा फिर तो। इसीलिए अगर आपको एक ड्राफ्ट करना है ना, तो आपके पास मुझे करना क्या है या फिर मुझे चाहिए क्या रिलीफ, वो आपके पास पहले होनी चाहिए। आपके पास रिलीफ जब तक आपने सोचा नहीं होगा तब तक आप ड्राफ्ट नहीं कर पाओगे, वो ड्राफ्ट आपका होगा ही नहीं, फिर कुछ भी बनेगा। फिर एक आपको मैंने क्या बोला, एक दो कंटेंशन ना, आपके 10-10 कंटेंशन निकलेंगे, क्योंकि आपका प्रेयर ही क्लियर नहीं है। अब आप जब आपने प्रेयर क्लियर कर लोगे ना, तो आपके जो ऊपर के स्ट्रक्चर्स है ना वो ऑलरेडी सेट हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे लिखना कितना चीज़ है। आप अगर क्लाइंट से इतनी चीज़ें मांगते हो ना, तो आपकी स्टोरी में अगर इतनी चीज़ें फिट होती है ना कि मेरे स्टोरी के हिसाब से इतनी चीज़ फिट हो रही है, तो आप इतना ही चीज़ डालोगे। ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट ने बोला कि इतना चीज़ है आपके पास तो आप सबका सब डाल दो, ये कभी नहीं करते। जितना चीज़ आपको रिलेवेंट लगता है सिर्फ उतना ही चीज़ डालो। अपनी गलती नहीं बतानी है कभी भी ड्राफ्ट में। अगर आप अपनी गलतियाँ बताने लगोगे तो फिर वो सामने वाले के लिए स्ट्रांग हो जाएगा, उनके लिए वो केस स्ट्रांग हो जाएगा, वो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी फिर आपको टैकल करना। इसीलिए क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, कंटेंशंस प्रॉपर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अ सफिशिएंटली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट क्लियरली एक्सप्रेस इट्स पर्पस एंड एप्लीकेबिलिटी। ड्राफ्टिंग स्किल एम्बेरेस not only the ability to produce crisp documents but also to acquaint a layman with a intention of the legal documents। जो मैंने आपको चीज़ें समझाई वही इसमें लिखी हुई है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो। क्या बोला मैंने आपको कि ड्राफ्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका इंटेंशन क्लियरली समझ में आए सामने वाले को, आपका ड्राफ्ट वैसा होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू राइट केस समरी और हाउ टू ड्रॉ अ केस। केस समरी कैसे लिखना है और कैसे केस बनाते हैं। लाइक एक मैंने आपको बोला ड्राफ्ट कैसे होता है, तो ड्राफ्ट कैसे किया जाता है,
अब मैं आपको बोला ना स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट क्या है मैं आपको वो फॉर्मेट अभी बताता हूँ। सो सबसे पहली बात, मेंशन द केस टाइटल एंड द साइटेशन इन योर केस समरी। मतलब इसका क्या हो गया कि जैसे कि मैं एक समझ लो सिविल केस करने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरा डिस्प्यूट है, अब मैं किसी एक XYZ कोर्ट में डालने जा रहा हूँ वो केस। तो ऐसा होगा, एक ऐसा लिखा जाता है ना, बिफोर दिस एंड दिस कोर्ट एट दिस एंड दिस। फॉर एन एग्जाम्पल, बिफोर सिटी सिविल कोर्ट एट डिंडोशी। अब मैंने आपको क्या बोला, आपको प्रेयर पहले समझना पड़ेगा, प्रेयर क्या है। अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं समरी सूट जा सकता हूँ। अगर मेरा कुछ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, मेरा कॉमर्शियल सूट जाएगा। अगर नॉर्मल कुछ डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी को लेके, मेरा सूट जाएगा सिर्फ। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चलेगा कि मुझे मांगना क्या है? जब मुझे ये पता होगा ना कि लाइक मेरा डिस्प्यूट पैसे को लेके है, मेरे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है, मेरे पास चेक है और मुझे सिविल रेमेडी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं समरी सूट में चले जाऊँगा, मैं कॉमर्शियल समरी में चला जाऊँगा, जैसा केस होगा वैसे मैं चले जाऊँगा। तो अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा केस है क्या एक्चुअल में। तो मैंने आपको कैसे बताया, इन द सिटी सिविल कोर्ट है डिंडोशी। उसके बाद में फिर आ जाएगा सूट नंबर ऑफ 2000 XYZ जो भी हुआ। फिर नेम ऑफ द कोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, नेम ऑफ द कोर्ट, नेम ऑफ द जज एंड द पार्टीज ऑफ द केस। उसके बाद में आता है पार्टीज का डिस्क्रिप्शन। आपने केस डाल दिया, फिर मिस्टर ए इज अ प्लेंटिफ वर्सेस मिस्टर बी, ये आपको डालना पड़ेगा। केस डाल दिया ना आपने, केस टाइटल डाल दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। ये हो गया आपका इन द सिटी सिविल कोर्ट एट डिंडोशी, सूट मिस्टर ए प्लेंटिफ वर्सेस मिस्टर बी, दोनों के एड्रेस, ये आपका टाइटल हो गया, पूरा फुल टाइटल हो गया। उसके बाद में आपका आएगा पार्टीज। अब पार्टीज इसमें कौन कौन है, जैसे मिस्टर ए हो गया, मिस्टर बी हो गया, तो पहले मिस्टर ए के बारे में बताओ कि मिस्टर ए है कौन। अब ऐसे अब है कौन इन द सेंस ऐसे नहीं बताना है कि जैसे ये यहाँ पे ये हो गए, मतलब जैसे वो MLA है वहाँ के MP हैं, उनका ऐसे चलता है, उनकी तारीफ नहीं करनी है मतलब सिर्फ ये बताना है कि मिस्टर ए का रोल क्या है इस प्रॉपर्टी में, या फिर इस सूट में रोल क्या है, वो करते क्या हैं। सो जैसे लिखेंगे कि मिस्टर ए ये हैं, ये इनका ये बिजनेस है, और वो ये प्रॉपर्टी पे उनका ये चीज़ बनता है, ये लिख दिया। फिर मिस्टर बी के बारे में, वर्सेस अगेंस्ट में कौन है, मिस्टर बी है, मिस्टर बी के बारे में लिख दिए। अब फॉर एन एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में लिखेंगे कि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ पे इनका ये चीज़ है, और इस प्रॉपर्टी पे इस सूट में ये क्यों है, वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये सूट में इनको क्यों मैंने पार्टी बनाया। अब पार्टीज जो होते हैं ना, पार्टीज टू द सूट, उनको पूरा बाइफरगेट करना पड़ता है कि इनका रोल क्या है इस पर्टिकुलर सूट प्रॉपर्टी से, या फिर इस पर्टिकुलर कॉज से लेके, जो कॉज है ना तुम्हारा, उस कॉज से इनका क्या लेना देना है, जो पार्टीज है उनका क्या लेना देना है। तो ऐसे आपको उनका डिस्क्रिप्शन देना है कि वो कॉज शो हो कि जो ये कॉज है ना, ये कॉज से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। फिर आता है आपका ब्रीफ फैक्ट्स। अब ब्रीफ फैक्ट्स क्या होते हैं, आपको जो मैंने स्टोरी बताया ना, जो आपने स्टोरी जो रखा है दिमाग में, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे आपने एक स्टोरी बनाया हुआ है, वो स्टोरी आपको ब्रीफ फैक्ट्स में फिट करना है प्रॉपरली। फिर आता है इश्यूज इन्वॉल्व्ड। मैंने आपको बोला इश्यूज मतलब आपने स्टोरी लिख दी पूरी। अब स्टोरी लिखे होगे तो आपको ये भी तो पता होगा कि इशू क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि घर का, मेरे बड़े भाई मुझे घर नहीं दे रहे, मुझे मेरे घर में हिस्सा नहीं दे रहे, तो ये कॉज हो गया ना, ये इशू हो गया। तो मेरा इशू ही यही है कि मुझे मेरे बड़े भाई हिस्सा नहीं दे रहे हैं मेरे खुद के, मेरे पिताजी के प्रॉपर्टी में, बराबर। तो ये आपका इशू हो गया। इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, अभी एडवोकेट के हिसाब से आपका क्या, एज एन एडवोकेट आपका क्या आर्ग्यूमेंट होगा, आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये जो आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं, इससे देख के आपको क्या लग रहा है, आपका व्यू इन द सेंस एक आपका व्यू क्या है, आप क्या क्या बोलना चाह रहे हो। फिर उसके बाद में जजमेंट्स, अगर आपके सपोर्टिंग में, आपके केस के सपोर्ट में कोई जजमेंट्स ऑलरेडी पास हुए हैं तो वो जजमेंट्स भी आप साइट कर सकते हो उस पर्टिकुलर केस में आप। देन
प्रेजेंट स्टेटस ऑफ जजमेंट, जजमेंट का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, मतलब जो जजमेंट पास हुआ था ओवर रूल्ड हो गया है क्या, या फिर XYZ और कुछ हो गया है क्या। इंक्लूड अदर ओपिनियन, आपका कुछ अगर अदर ओपिनियंस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो उसमें। फिर कंक्लूजन इफ एनी, तो ये आपका इस तरीके से आपका केस समरी होता है। आपको जो जजमेंट्स भी होते हैं ना वो ये सेम उसमें होते हैं। उसमें कॉस्ट टाइटल मेंशन होता है, नेम ऑफ द कोर्ट होता है, नेम ऑफ द जज होता है, पार्टीज ऑफ द केस होता है, ब्रीफ फैक्ट्स होते हैं, इश्यूज क्या होते हैं वो भी उसमें लिखे होते हैं। यही सीक्वेंस में आपके जजमेंट्स भी होते हैं। जितने भी जजमेंट्स होते हैं सब के सब जजमेंट्स यही सीक्वेंस में होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स में कैसा, एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ ने क्या बोला, एडवोकेट फॉर डिफेंडेंट ने क्या बोला, जज ने क्या कंक्लूड किया, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। इफ जजमेंट्स आपने कोई साइट किए होंगे तो जजमेंट्स के बारे में भी लिखे होते हैं कि एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ ने ये जजमेंट साइट किया, एडवोकेट फॉर डिफेंडेंट ने ये जजमेंट साइट किए, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती है। और एंड में जज का कंक्लूजन होता है कि उनको दोनों का व्यू सुनने के बाद में उनको क्या लगा, वो लिखा होता है। अभी आते हैं व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ड्राफ्टिंग के। सो ड्राफ्टिंग इज एसेंशियल इन वेरियस फील्ड सच एज लॉ, टेक्निकल राइटिंग, जनरल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन. It involves the creation of preliminary version of or outline the documents before its finalization. The process of drafting is governed by the several principles that ensure the effectiveness and clarity of the final document. बराबर. This section will explore the general principle of drafting and their importance in the creating well structured and coherent documents. क्या होता है ये चीज़, जनरल प्रिंसिपल क्या है। सो ऐसा है कि जनरल प्रिंसिपल यही है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सब कुछ यही है। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आपके ड्राफ्ट से आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका ड्राफ्ट है वो प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए प्रॉपरली। रिलीफ्स आपके जो है वो प्रॉपर प्रिसाइज होने चाहिए कि आपको चाहिए क्या वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग है। अभी आते हैं एलैबोरेशन एंड एड्रेसिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट इश्यूज। ड्राफ्ट में इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एलैबोरेशन करना इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं। सबसे पहली बात, ड्राफ्ट में कंटेंट आपका जो होता है वो डिटेल्ड होना चाहिए। आपका कंटेंट डिटेल्ड कंटेंट होना चाहिए। इट मीन्स द ड्राफ्ट शुड बी डेवलप इनटू द सब्जेक्ट मैटर एंड कवर ऑल रिलेवेंट एस्पेक्ट्स. इट शुड थ्रूली एनालाइज द टॉपिक लीविंग नो सफिशिएंट पॉइंट अनएड्रेस्ड. जो मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन गैदर हो गया, तो अब उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड करना, एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट बोलना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे आप एक पैराग्राफ ले रहे हो तो उस पैराग्राफ से आप कोई एक पॉइंट क्लियर करो। अब उस पैराग्राफ में ऐसा नहीं है कि आपने एक पॉइंट क्लियर किया, वहाँ पे फुल स्टॉप देके फिर दूसरा पॉइंट चालू कर, ऐसे मत करो। एक पॉइंट में, एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट क्लियर करो। एक पैराग्राफ में एक पॉइंट, फिर दूसरे पैराग्राफ में दूसरा पॉइंट, और वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे 1990 से आपका शुरू है और 2022 में आपका कोई चीज़ खत्म हो रहा है, 24 में आपका कोई चीज़ खत्म हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 24 का पहले बता दिए फिर 2018 का बीच में कहीं पे बता दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1990 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। तभी तो किसी को फ्लो पता चलेगा कि शुरू से लेकर अंत तक हुआ क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2018 का कभी ऊपर बीच में डाल दिया, 2017 का नीचे लास्ट में डाल दिया, 2024 का सबसे पहले डाल दिया, तो ये सफल हो जाएगा सब चीज़। किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि आपको कहना क्या है, वही समझ में नहीं, और आप खुद भी नहीं समझ पाओगे बाद में पढ़ने के बाद। एक बार अगर आपने बना दिया और फिर आप 6 महीने 8 महीने के बाद खोलोगे तो आपको खुद को ही समझ में नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसीलिए क्या होना चाहिए कि एक फ्लो होना चाहिए, डेट्स का भी फ्लो होना चाहिए, हर चीज़ का एक फ्लो होना चाहिए। तो आपका जो कंटेंट है, सबसे पहले चीज़ वो डिटेल्ड होना चाहिए, डिटेल्ड कंटेंट होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ वेगनेस। अब ये क्या होता है, आप कुछ भी मत लिखो। वेगनेस इन द सेंस, अभी आप जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कोई ऐसी चीज़ मत लिखो जिसके दो मतलब निकल रहे हैं।
कोई एक ऐसा वर्ड यूज़ मत करो जिसके दो दो तीन तीन मतलब निकल रहे हैं। अभी जैसे कोई वर्ड हो गया जिसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, निगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई वर्ड लो मत। चीज़ों को क्लियर रखो, इंटेंशन को अपने क्लियर रखो। अपना इंटेंशन सोच के वो ड्राफ्ट करोगे ना तो आपकी जो चीज़ है एकदम प्रिसाइज ही होगी। उसके बाद क्या आता है, कंसिडरेशन ऑफ रिलेवेंसी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके पास इतना अगर कंटेंट है, अगर क्लाइंट ने इतना कंटेंट दिया तो ज़रूरी नहीं है कि सबका सब डालना है। आपको रिलेवेंट कितना लग रहा है, इतना लग रहा है ना, तो और रिलेवेंसी भी फ्लो में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना चीज़ था तो अभी इतना बड़ा कौन बनाएगा, इतना ही करता, ऐसे नहीं। इतना अगर इतना का इतना पूरा इंपॉर्टेंट है तो आप पूरा डालो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ज़रूरत मुझे जो मेरा रिलीफ है उसके लिए मुझे सिर्फ इतना ही कंटेंट डालना चाहिए, तो आप उतना ही डालो। पूरा डालने की क्या ज़रूरत है? पूरा डालोगे खुद के लिए आप चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। जो आपका ऑर्डर 2 महीने में आना चाहिए आपको 10 महीने में आएगा। इसीलिए आप चीज़ों को प्रिसाइज रखो कि आपको जो आप जो बोलते हैं ना कि केस जीत गया, तो वो केस जीतने के लिए भी आप जितना छोटा रखोगे और जितना कम रखोगे, जितना कम चीज़ें आप अपने बारे में बताओगे, उतना जल्दी आप जीत जाओगे, उतना जल्दी, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके फेवर में ऑर्डर आए। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी तो हर चीज़ों को टैकल करने में ही ना इतना टाइम चला जाएगा कि आपको ऑर्डर आने में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसीलिए चीज़ों को कम रखो, जितनी ज़रूरत है उतने कम, इन द सेंस जितनी ज़रूरत है उतना ही रखो। तीसरा क्या है, कंटेंट यूनिट। द ड्राफ्ट शुड मेंटेन अ cohesive flow of ideas, ensuring that the all paragraphs and sections contributing to the central theme or purpose of the document. It means यही है, इसका भी मतलब वही है कि आपका जो थीम है, थीम इन द सेंस आपका जो स्टोरी है, उसके हिसाब से ही सब चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपने सेक्शन कुछ और सिलेक्ट कर लिया, आपने सेक्शन इन द सेंस आपने रिलीफ कुछ और सिलेक्ट कर लिया और आप स्टोरी कुछ और ही लिखे जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। जो आपकी स्टोरी है वही आपका रिलीफ भी होना चाहिए। रिलीफ और स्टोरी दोनों मैच होनी चाहिए। वो स्टोरी को पढ़ के लगना चाहिए कि हाँ ये रिलीफ ग्रांट होनी चाहिए, ऐसा आपका स्टोरी होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने आपको बताया एक फ्लो होना चाहिए। एक फ्लो में रहोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी और तभी आपका फोकस होगा, तभी आपके वर्ड्स भी प्रिसाइज होंगे, तभी आपके इंटेंशन भी क्लियर होंगे। तो आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो होना ही चाहिए। मैं आपको जैसे बताया ना, 1990 का अगर से शुरू है तो आप 2022 को बीच में मत डाल दो, 2018 को पीछे लास्ट में मत डाल दो। ये मत करो। ये करोगे तो चीज़ें आपकी खुद की ख़राब हो जाएंगी, केस आपका ख़राब हो जाएगा, आपको ऑर्डर आने में डिले हो जाएगा। तो इसीलिए जो चीज़ें हैं उसको समझ के करो, एक फ्लो रखो, एक ऑर्डर रखो, उस ऑर्डर में ही चलो। उसके बाद है 1 मेजर पॉइंट पर पैराग्राफ। मैंने आपको बताया ना, एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट इंक्लूड करो। जैसे ऐसा है कि ये चीज़ हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, फिर वहाँ पे आप फुल स्टॉप डाल के फिर नया इंसिडेंट चालू कर दिया, नहीं। एक पैराग्राफ में एक पॉइंट को इलेबरेट करो और छोड़ दो, खत्म कर दो, फिर उस पैराग्राफ को फुल स्टॉप करके न्यू पैराग्राफ। स्टाइल एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट है स्टाइल एंड लैंग्वेज। इफेक्टिव आइडिया ट्रांसमिशन, मतलब जो आपका लैंग्वेज होना चाहिए वो एकदम ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए कि लोगों को समझ में आए, जो पढ़ रहा है उसको समझ में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत भारी चीज़ बनाने के चक्कर में, लोग क्या सोचते हैं कि बहुत भारी ड्राफ्ट बनाओ, तो भारी ड्राफ्ट ऐसे भारी नहीं बनता कि बड़े बड़े वर्ड यूज़ करने से। बड़े बड़े वर्ड के बड़े बड़े मतलब भी होते हैं और बड़े बड़े अलग अलग भी मतलब होते हैं। तो चीज़ ऐसा यूज़ करो ना, ऐसा नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि आप बड़े वर्ड यूज़ मत करो। अगर आपको पता है कि हाँ इस चीज़ का मतलब सिर्फ यही हो रहा है या फिर वो यही चीज़ डिनोट कर रहा है, ये वर्ड बोलने के बाद वही। अभी कैसा होता है, नॉट सुनेंगे तो लोगों को लगता है कि नहीं, मतलब नॉट का मतलब तो नहीं है ना, डिनोट कर रहा है ना कि वो ये चीज़, कोई आदमी किसी चीज़ को मना कर रहा है। नॉट बोल दिया तो मतलब मना कर रहा है। अभी जैसे हो गया नो, तो KNOW भी होता है, NOW भी होता है। प्रोनाउंसिएशन भले सेम हो रहा है, लाइक भले बोलने के बाद वो सुनाई एक ही वर्ड देता है, लेकिन अगर वो लिखा होगा तो चीज़ें अलग अलग होती है ना, मतलब अलग अलग हो जाता है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो वर्ड होना चाहिए, आपके जो सेंटेंस होना चाहिए, वो सेंटेंस का मतलब ही एक, कोई जो आपका इंटेंशन है वो सेंटेंस का मतलब निकल के आना चाहिए। जैसे आपने कोई चीज़ बोला कि
तो जैसे आपने बोल दिया कि प्लेंटिफ जो है उन्होंने डिफेंडेंट के जितने भी लेटर्स आए वो सब उन्होंने सबका सब लेटर पढ़ा हुआ है, सबके सब लेटर का रिप्लाई दिया है। आपने अगर ये एक स्टेटमेंट यूज़ कर दिया, अब क्या हो गया, इस स्टेटमेंट से क्या हो गया कि जो लेटर्स अगर उन्होंने शो कर दिए और प्रूफ कर दिए कि हाँ मैंने ये प्लेंटिफ को भेजा था, तो वो चीज़ तो आ गई ना कि प्लेंटिफ ने पढ़ा ही होगा। क्या पता आपके पास वो लेटर ही ना पहुंचा हो जो लेटर वो बोलना चाह रहे हो। इसीलिए अभी लोग क्या करते हैं ड्राफ्ट में, क्या कैसे होता है, लोग पर्टिकुलर डेट लिखते हैं कि इस डेट को जो लेटर आया था मैंने पढ़ा, मैंने इसका रिप्लाई किया, इस डेट को जो लेटर आया मैंने पढ़ा, मैंने रिप्लाई नहीं किया, इस डेट का जो लेटर आया मैंने इसके साथ ये किया, इसको मैंने ऐसे अप्रोच किया, मैंने ये चीज़ें की। वो सारी चीज़ें लिखी होती है प्रॉपरली डेट वाइज। मैं आपको क्या बोला कि चीज़ें आप प्रिसाइज कैसे रहोगे, प्रिसाइज मतलब एक पर्टिकुलर कोई भी डेट हो वो डेट लिखना ज़रूरी है कि इस डेट पे ये हुआ तो फिर मैंने ये किया, इस डेट पे ये हुआ फिर मैंने ये किया। वो सारी चीज़ें करना, लिखना, बोलना ज़रूरी है। चौथी उसके बाद क्या आती है, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लीगल टर्म्स। जो आपके लीगल टर्म्स होते हैं वो अप्रोप्रिएटली यूज़ होने चाहिए। इन लीगल ड्राफ्टिंग इट इज़ अ क्रूशियल टू यूज़ अप्रोप्रिएट लीगल टर्मिनोलॉजी टू कन्वे फैक्ट्स एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली। जो मैंने आपको अभी बताया कि आप लीगल वर्ड्स अच्छे से यूज़ करोगे तो आप चीज़ों को प्रिसाइजली कन्वे कर पाओगे, नहीं तो फिर आपके बोलने का जो मतलब रहेगा वो समझ नहीं पाएंगे सामने वाले, या फिर कुछ भी हो सकता है। सिंपल एंड फॉल्टलेस लैंग्वेज। आपका जो मैंने बोला ना भारी भारी वर्ड के चक्कर में आपकी चीज़ें गलत हो जाएंगी, आपकी चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसीलिए बहुत भारी मत बनाने की कोशिश करो, ऐसे मत बनाने की कोशिश करो कि किसी को समझ में ही ना आए। मैं ऐसा इंग्लिश लिख दूँ कि किसी को समझ में ना आए, ऐसे नहीं कहा जाता। या फिर ऐसे शब्द लिख दूँ जो किसी को समझ में ही ना आए, ऐसे कभी नहीं होता है। तुम चीज़ें लिखो ऐसे कि सामने वाले को समझ में आए, तुम्हारा इंटेंशन क्लियर हो जाए, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे वो लिखने से ही सामने वाले को ये क्लियर हो जाए कि ये बंदा ये बोलना चाह रहा है। उसके बाद में क्या है, अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेशन। आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट मत करो। जैसे भी एक पॉइंट को आपने इलेबरेट कर दिया और उसके बाद में फिर आप नीचे जाके फिर उसी चीज़ को इलेबरेट कर रहे हो, नहीं, उसको इलेबरेट कर दिए ना, फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ उसके नीचे होगी, तो वो ऑलरेडी आदमी पढ़ के समझ जाएगा कि इसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट मत करो, एक ही चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा जोर मत दो, नहीं तो फिर कैसा होगा कि आप समझाना कुछ और चाहते हो और आदमी समझेगा कुछ और। अभी उसके बाद का पॉइंट है चॉइस ऑफ वर्ड्स इन ड्राफ्टिंग। वर्ड्स कैसे होने चाहिए, तो वर्ड्स आपके कंसिस्टेंट मीनिंग के होने चाहिए। जो आपका वर्ड्स है उसके जो मीनिंग होने चाहिए वो एकदम कंसिस्टेंट होने चाहिए। मतलब एक जो आप स्टेटमेंट के साथ यूज़ कर रहे हो उसका मीनिंग एक ही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई वर्ड यूज़ किए और वो सेंटेंस आप कुछ और लिख रहे हो और वो पर्टिकुलर वर्ड से आपका मीनिंग कुछ और हो गया। अब जैसे कोई आप पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख रहे हो, उसमें आपने नॉट डाल दिया गलती से, NOW नो आ गया। अब जैसे आप लिख रहे हो कि पेज नंबर, आप लिखना चाह रहे हो पेज नंबर, आप लिख दिए पेज। अभी नंबर कैसे लिखते हैं अपन, कैपिटल N स्मॉल o डॉट, तो ये हो गया नंबर। और NO लिख दिया, सिर्फ डॉट नहीं डाला, तो हो गया नो। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि अगर N कैपिटल N और स्मॉल o लिख दिया और डॉट डाल दिया तो वो नंबर हो गया, और NO सिर्फ लिख दिया तो वो नो हो गया। आपका जो ड्राफ्ट है उसका पूरा मतलब ही चेंज हो गया, उसे सिर्फ एक कैपिटल और स्मॉल वर्ड्स को लेके और एक वो पॉइंट को लेके, उसकी वजह से आपके पूरे ड्राफ्ट का मतलब ही खत्म हो गया। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कितना आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा, आपको वर्ड्स को लेके कितना कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपके जो वर्ड्स होने चाहिए, आपके जो स्टेटमेंट होने चाहिए वो एक्टिव वॉइस में होने चाहिए, बिकॉज whenever possible prefer use the active voice over the passive voice. The active voice provides clarity and directness in conveying the subject and action of the sentence. इसके लिए आपको एक्टिव वॉइस यूज करना चाहिए। वन थिंग एट अ टाइम, एक पॉइंट पे एक ही चीज, वो होना चाहिए। उसके बाद का पॉइंट है इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर द ड्राफ्ट। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होते हैं ड्राफ्ट के पहले? सबसे पहला होता है कंसेप्चुअलाइजेशन। आपको क्या मैंने बोला, आपके पास कंटेंट आया, आपके पास इंफॉर्मेशन आया,
तो आप एक कंसेप्चुलाइजेशन करो, एक कॉन्सेप्ट बनाओ, एक स्टोरी बनाओ, उस चीज़ को बोलते हैं। अब ये सब इंपॉर्टेंट है कब? ड्राफ्ट करने के पहले कंसेप्चुलाइजेशन, फिर गेट ऑल द पॉसिबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट एंड देन कंक्लूड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन व्हाट इज रिलेवेंट एंड व्हाट इज एसेंशियल फॉर द केस। मैंने आपको क्या बोला? क्लाइंट से आप सारी जानकारी लो, उसके पास जितनी भी जानकारी है वो सब जानकारी लो। वो आप डिसाइड करोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्लाइंट को मत आप डिसाइड करने दो कि क्या क्या आप इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मुझे दो। आप उनको ये बोलो कि तुम सारी चीज़ें मुझे बताओ, मैं उसमें से कंक्लूड करूँगा कि कितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितनी चीज़ अपने केस के लिए काम की है। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सारी स्टोरी में से, उसकी सारे इन्फॉर्मेशन में से। तीसरा चीज़ है मेक अ नोट ऑफ क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन। सारी चीज़ों का एक नोट बनाओ, नहीं तो आप भूल भी सकते हो। आस्क द क्लाइंट व्हाट द नीड एंड व्हाट द एक्सपेक्टेशंस आर। लाइक उन्होंने जो स्टोरी आपको एक बताई, तो उससे आपको ये पूछना है कि इस स्टोरी से आपको चाहिए क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे घर में हिस्सा चाहिए, मैंने क्या बताया? मुझे घर में हिस्सा चाहिए। तो क्लाइंट को पूछो कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं, कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आप जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी, आप जो एक केस करना चाह रहे हो, उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। कि अगर आपका 10 लाख रुपए का अमाउंट है तो आपको 50 लाख रुपया नहीं मिलने वाला है। और अगर आपको 50 लाख मिलेगा तो आपकी स्टोरी वैसी होनी चाहिए, आपकी चीज़ वैसी होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट उतना होना चाहिए, XYZ जो भी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले पूछनी पड़ेंगी और उनकी एक्सपेक्टेशंस पूछनी पड़ेंगी। और एक्सपेक्टेशन पूछने के बाद उनको सारी क्लियरिटी देनी पड़ेंगी कि आप ये करोगे तो ये पॉसिबिलिटी है, आप ये करोगे तो आपको ये पॉसिबिलिटी है। आपको उनको सारे ऑप्शंस बताना है और सारे ऑप्शंस बताने के बाद उनको पूछना है कि अभी आपको कौन से ऑप्शंस में जाना है। उसके बाद में एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्लाइंट प्रिपेयर अ स्टोरी। क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन आपको पता चल गया कि उनको ये प्रोसेस में जाना है। उसके बाद आप स्टोरी सोचो कि हाँ, मुझे ऐसे ऐसे केस बनाना पड़ेगा, मुझे ये रिलीफ्स मांगने पड़ेंगे, ये रिलीफ मांगूंगा तो ये रिलीफ मुझे पहले मिल सकते हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर करता हूँ, इसके ऊपर। मतलब वो स्टोरी आपको बनानी है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, आपको क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन है क्या है वो जानने के बाद, आपको स्टोरी का या फिर स्टोरी बना के एक कंक्लूजन रेडी करना पड़ेगा। एंड बिफोर स्टार्ट ड्राफ्टिंग मस्ट हैव टू डिसाइड प्रेयर्स। मैंने आपको क्या बोला? ड्राफ्ट शुरू होने के पहले आपको प्रेयर डिसाइड कर लेना है। जब तक आप प्रेयर डिसाइड नहीं करोगे, जब तक आपको जाना कहाँ है आप वो डिसाइड नहीं करोगे, आप ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। अगर आपको कश्मीर जाना है तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कश्मीर जाना है, नहीं तो आप कन्याकुमारी या फिर कहीं और ही पहुंच जाओगे। जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको कहाँ जाना है, तब तक आप तरीका भी डिसाइड नहीं कर सकते ना, कि आपको बाय ट्रेन जाना है, आपको बाय फ्लाइट जाना है, आपको बाय रोड जाना है, आपको XYZ। आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रेयर्स डिसाइड नहीं करोगे तब तक। इसीलिए ड्राफ्ट करने के पहले प्रेयर डिसाइड कर लो। प्रेयर डिसाइड कर लोगे तो आपका ड्राफ्ट इजीली और स्मूथली होगा। सिलेक्ट द प्रॉपर jurisdiction एज पर द केस और एज पर द रिलीफ विच यू आर गोइंग टू लुकिंग फॉर। आफ्टर ऑल द प्रिपरेशन स्टार्ट ड्राफ्टिंग। आपको ज्यूरिसडिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज्यूरिसडिक्शन भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। समझ लो आपका ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली में पड़ रहा है, आपने मुंबई में फाइल कर दिया, वहाँ पे आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो आपके अगेंस्ट में एडवोकेट होंगे वो आके सीधा बोलेंगे कि सर आपको ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। अगर कोई चीज़ लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट ट्राइबल है, आपने लोअर कोर्ट में फाइल कर दिया, तो लोअर कोर्ट के जो जज हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो कोर्ट को अथॉरिटी ही नहीं है वो चीज़ करने के लिए, तो आपको रिलीफ मिलेगा ही नहीं। आपका सिर्फ अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए ज्यूरिसडिक्शन का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वो डिसाइड कर लो ज्यूरिसडिक्शन क्या कहाँ होगा, प्रेयर्स क्या होंगे, सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद में ड्राफ्ट करना शुरू करो। अभी जैसे होता है ड्राफ्टिंग ऑफ अ सूट, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 35 to 35B ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सॉरी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स विथ ड्राफ्ट कोड। सूट में जैसे सूट आप ड्राफ्ट करते हैं, तो ड्राफ्ट करने के बाद में कैसा होता है कि अभी सिविल प्रोसीजर जो कोड है उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं कि कौन कौन
पार्टी होंगे, सूट को फ्रेम कैसे करना है और कौन कौन नेसेसरी पार्टी होंगे। जैसे अभी ऑर्डर 1 पार्टीज टू द सूट, ऑर्डर 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड क्या बोलता है, पार्टीज टू द सूट, कि कौन कौन सूट के पार्टी होने चाहिए। जैसे आपका कॉज है, उस कॉज से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे ना, उनको आपको सबको पार्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग नेसेसरी पार्टी हैं। ऑर्डर 2 क्या बोलता है, फ्रेमिंग ऑफ अ सूट। ऑर्डर 4 क्या बोलता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। ऑर्डर 6 क्या बोलता है, प्लीडिंग्स। एंड ऑर्डर 7 क्या बोलता है, प्लेंट। ये सारी चीज़ों के बारे में तो सीपीसी भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया ना, सेक्शन 26, सेक्शन 35, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ये सब चीज़ें नेसेसरी चीज़ें बताती हैं। जैसे अभी हो गया ना पार्टीज टू द सूट, तो पार्टी कौन कौन होने चाहिए। जैसे कि आपके जो कॉज ऑफ एक्शन है, आपका जो कॉज है, उससे रिलेटेड जो जो नेसेसरी लोग होंगे, आपको सबको पार्टी बनाना पड़ेगा, आपको सबको समन्स भेजना पड़ेगा कि आप आओ और आप अपना रिप्लाई दो इस चीज़ के ऊपर। भले आपने उनके अगेंस्ट में प्रेयर मांगा हो या फिर ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी के अगेंस्ट में प्रेयर नहीं मांगा है। अगर आपने प्रेयर मांगा है तब तो आपको नेसेसरी पार्टी वो है ही। अगर आपने प्रेयर किसी के अगेंस्ट में नहीं मांगा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको भी वो भी नेसेसरी पार्टी के अंदर आ जाते हैं, तो उनको पार्टी बनाना पड़ता है। इसके बाद में आता है पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट। प्लेंट में क्या क्या चीज़ें कंटेन होती है, तो नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज़ ब्रॉट, मतलब कोर्ट का नाम इन द सिटी सिविल कोर्ट ऑफ डेंडोशी, सूट का नंबर, सूट नंबर सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। फिर नेम द डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। फिर उसके बाद में वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। मतलब वो भी आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। अगर जो प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट है, माइनर है, अनसाउंड माइंड है, जो भी चीज़ है, तो अगर माइनर या फिर अनसाउंड माइंड होंगे तो उनके अटॉर्नी के थ्रू आएगा, या फिर उनके जो उनको देखते, जो उनका देखभाल करते, उनके थ्रू वो सूट आएगा। वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे अगर किसी का कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है तो ऐसा लिखा होता है कि मिस्टर ए थ्रू हिज पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर मिस्टर सो एंड सो, ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद में क्या है, द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि कॉज ऑफ एक्शन कब अरोज हो रहा है, और उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा कि कैसे अरोज हुआ और कब अरोज हुआ। डेट भी आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ का लिमिटेशन होता है। उसके बाद में आएगा आपका फैक्ट्स शोइंग द कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन। आपको वो भी फैक्ट आपको बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन क्यों है, तो ज्यूरिसडिक्शन का भी आपको क्लॉज प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा। द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन, ये तो आपको बता देता है। रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम, मतलब आपने जो रिलीफ मांगा है वो भी प्रॉपरली और प्रिसाइजली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद वेयर द प्लेंटिफ हैज़ अलाउड अ सेट ऑफ और रिलिंक्विश्ड अ पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, द अमाउंट शो अलाउड और रिलिंक्विशमेंट, ये सारी चीज़ें आपका प्लेंट में होना चाहिए। उसके बाद में कॉज ऑफ एक्शन एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ये आपको पैराग्राफ मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मेंशनिंग द कॉज ऑफ dispute, the cause of action and jurisdiction, territorial jurisdiction should have to be stated in a separate paragraph. So in the cause of action para it must be specifically stated that the said court has jurisdiction for the reason mentioned. For example, in a money suit the cause of action should be mentioned as follow: the cause of action for the suit arose on dash date when the defendant borrowed rupees dash and executed suit pro note, and subsequently till this day when the defendant fails to repay the same at dash where the pro note was executed, and parties reside within the jurisdiction of dash honorable high court or dash honorable court. After the cause of action para, valuation para should be incorporated. आपका जो कॉज ऑफ एक्शन होगा उसके अंदर वैल्यूएशन पैरा भी आपको ऐड करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से आपकी कोर्ट फी भी फिल होगी, कि जो आपका सूट का वैल्यूएशन होगा उसी के हिसाब से आपका कोर्ट फीस होगा, और आपका रिलीफ जो है उसके हिसाब से आपका
कोर्ट फीस होगा। उसके बाद में आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। Order 1 Rule 7 does not mention about the list of documents. It is also very important and form part of plaint because of the plaint will return or even rejected if the material and relevant documents are not filed along with the plaint. जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आपका स्टोरी है तो स्टोरी में अलग अलग डेट्स होंगे और डेट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्स होंगे। जैसे ये डेट को ये लेटर आया, ये डेट को ये लेटर आया, ये डेट को मैंने रिप्लाई किया, ये डेट को XYZ चीज़ें हुई। तो ये जो लेटर्स और रिप्लाईज और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आपको प्लेंट के साथ में लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका प्लेंट रिजेक्ट भी हो सकता है, आपका सूट रिजेक्ट भी हो सकता है, आपका सूट ही रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसीलिए लिस्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेंट में लगाना। ये तो हो गया ड्राफ्टिंग। अभी आता है ड्राफ्टिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। सो एन एग्रीमेंट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ म्यूचुअल असेंट्स बाय टू और मोर पर्सन टू वन अनदर। अब एग्रीमेंट क्या होता है? दो पार्टी किसी एक चीज़ के ऊपर एग्री होते हैं और वो चीज़ों का वो लोग ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हैं विथ कॉमन इंटेंशन, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। अभी थिंग्स बिफोर स्टार्ट ड्राफ्टिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? हु आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी, ये दो लोग होंगे, दोनों के बीच दोनों किसी एक इंटेंशन पे या फिर कोई एक चीज़ पे एग्री हुए होंगे, तो इसीलिए वो लोग एग्रीमेंट बना रहे। तो फिर कौन कौन पार्टी है? हु इज़ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, वाई एंड वॉट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर, and what the purpose for which the parties want to enter into a contract। मतलब कॉन्ट्रैक्ट है किसके लिए और क्या पर्पस है वो दोनों का इस कॉन्ट्रैक्ट में या फिर ये एग्रीमेंट बनाने का। देन वेयर द पार्टीज लोकेटेड, दोनों रहते कहाँ हैं। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी एनफोर्स्ड, वो लोग रहते कहाँ हैं और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स्ड कहाँ पे होगा, कहाँ पे उस चीज़ों का एनफोर्समेंट होगा जो भी आप जिस चीज़ों के ऊपर एग्री हुए हो। उसके बाद में हाउ इज़ द कॉन्ट्रैक्ट गोइंग टू वर्क, व्हाट हैपन इफ़ यू डोंट कंप्लाई विद द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एग्रीमेंट बना लिया, एग्रीमेंट को आप वही नहीं कर, आपने एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो एग्रीमेंट को। जैसे अगर आप एग्रीमेंट बनाते हो तो कुछ आपके राइट्स होते हैं, कुछ आपके ड्यूटीज़ होते हैं। अगर आप वही चीज़ फुलफिल नहीं करोगे तो फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी चीज़ मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट में। व्हाट आर द एसेंशियल फॉर ऑल वेल ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फॉर्मेट। वो एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे ड्राफ्ट में होता है कि चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, लीगल स्ट्रक्चर में होना चाहिए, स्ट्रक्चराइज्ड होना चाहिए, वैसे इसमें भी फॉर्मेट है। लीगल स्ट्रक्चर में लीगल एक जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे दोनों पार्टी का नाम, डिटेल, उसके बाद में फिर वो क्या चीज़ों के ऊपर क्या उनका इंटेंशन है, वो इंटेंशन दोनों का, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, और बाद में दो विटनेस और उन दोनों का साइन, सिग्नेचर। जैसे सेकंड पॉइंट है स्पेसिफाइंग द पार्टीज, डिफाइन द सर्विस टू बी परफॉर्म, जो मैंने आपको बताया कि दोनों को किसका क्या राइट है, किसका क्या ड्यूटी है, ये भी चीज़ एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद में कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद में क्या क्या चीज़ें होंगी। द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर वंस ईच पार्टी परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, thus it become important to define the timing of all transactions or services involved. The contract should include a clause that define its period and the provision for the termination once the purpose is served। मतलब आपका दोनों का जो पर्पस है वो सर्व्ड होने के बाद में टर्मिनेशन क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्मिनेट कैसे होगा। आपका एग्रीमेंट बन गया तो टर्मिनेट अगर ख़त्म करना एग्रीमेंट तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स, जो मैंने आपको बोला रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स की अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया आगे चल के तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आर्बिट्रेशन क्लॉज डालना कॉन्ट्रैक्ट में किसी, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज डालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जल्दी रिजॉल्व होने वाला मैकेनिज़्म है
फिर उसके बाद में डिफाइन ज्यूरिसडिक्शन, कि अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया तो कौन से ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में जाके हम केस फाइल करेंगे, इसके लिए ज्यूरिसडिक्शन भी डिफाइन करना ज़रूरी है। और स्पेसिफिक क्लॉजेस, सर्टेन स्पेसिफिक क्लॉजेस कैन बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू टाइटन द प्रोटेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स इंटरेस्ट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आर्बिट्रेशन क्लॉज हो गया, टर्मिनेशन क्लॉज हो गया, ये सब क्लॉज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट में या फिर एक एग्रीमेंट में। तो ये था पूरा आपका ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लीडिंग के ऊपर। थैंक यू।